वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 16th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। तो ये लेक्चर जो है वो कॉस्ट के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें है इकोनॉमिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि संक कॉस्ट जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए रैशनल पर्सन्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल हो जाना चाहिए। तो जो संक कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी होती है और उसको रिकवर नहीं किया जाता, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि एक काम छोड़ के जो दूसरा काम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो की जगह आप हैंडआउट भी रीड कर सकते थे या पावर पॉइंट स्लाइड्स भी आप रीड कर सकते थे। तो आप वो चीज़ छोड़ के जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक तरह की आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद है फिर वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये वेरी करती है लेवल ऑफ आउट एक्टिविटी के साथ, यानी कि आउटपुट के साथ। यानी कि जितनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, जितनी ज़्यादा ज़ाहिर बात है आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसके अंदर भी इजाफा होगा। उसके बाद है फिर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो ऐसी होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, चाहे आउटपुट बिल्कुल भी ना हासिल हो या बहुत ज़्यादा आउटपुट हो, यानी बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना हो या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तब भी जो है वो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है। जैसे कि रेंट है, अब जो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ का जो रेंट है तो वो जो है ज़ाहिर बात है वो फिक्स कॉस्ट है, चाहे जितनी भी वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको रेंट को। उसके बाद है फिर टोटल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट होती है ज़ाहिर बात है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। उन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी, यानी कि सम है ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उसका सम जो है वो टोटल कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद है फिर एवरेज कॉस्ट, या जिसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है। फर्म्स जो है वो ये जानना चाहती हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है ताकि वो प्राइस सेट कर सकें। तो इससे जो है वो पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जो एक यूनिट है उसके ऊपर एक क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है। तो इसको निकालने के लिए यही फार्मूला होता है कि एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट को फिर डिवाइड कर दिया जाता है क्वांटिटी से। टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हुए गुड्स के, तो हमारे पास जो है वो एवरेज कॉस्ट आ जाती है, या फिर जिसको यूनिट कॉस्ट भी कहा जाता है कि एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद है फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका जो फार्मूला होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू दी TVC विच इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है क्वांटिटी से, यानी कि जो टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट होते हैं उससे। और उसके बाद है फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू दी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा क्वांटिटी से, यानी कि टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट से। तो इस तरीके से जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। और जो एवरेज कॉस्ट है वो बराबर है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। अब है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि चेंज आना टोटल कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंजेस आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बन रहे हैं किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल सोप के 10 यूनिट्स बन रहे हैं। अब वो जो 10 यूनिट्स बन रहे हैं यानी कि 10 पीस बन रहे हैं वो 50 रुपीज़ के बन रहे हैं, लेकिन एक और यूनिट के अंदर इजाफा किया गया 11th यूनिट के अंदर और वो 55 हो गए। 50 से 55 कॉस्ट आने लग गई, तो 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है एक यूनिट बनाने की, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की, वही मार्जिनल कॉस्ट कहलाई जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है डेल्टा TC which is the change in the total cost divided by the delta Q which is the change in the quantity के। तो ये इसका फार्मूला है, change in the total cost divided by the change in the quantity। TC which is the total cost बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के और टोटल
प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट के। अब यहाँ पे टेबल में आपको दिखाया जा रहा है कि जब ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 12 आ रही है, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 है, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी 12 है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब सम है तो ज़ीरो आउटपुट के ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट भी आएगी क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट इस वजह से, और टोटल कॉस्ट भी आएगी क्योंकि वो टोटल है, वो दोनों को मिला के है। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि वो तभी बढ़ेगी जब आउटपुट बढ़ेगा। तो एक यूनिट जब प्रोड्यूस हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट वैसी की वैसी है। टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा चाहे जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जाहिर बात है वो 0 से 10 हो गई क्योंकि उसमें फ़र्क पड़ेगा जब जितने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। और जो टोटल कॉस्ट है वो जो है जाहिर बात है अब इन दोनों का सम है, तो 12 + 10 इज़ दी 22। इसी तरह से दूसरा यूनिट प्रोड्यूस हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट 12 ही रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 16 हुई और टोटल कॉस्ट जो हो गई वो 28 हो गई। तीसरा यूनिट प्रोड्यूस हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट 12 रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 21 और टोटल कॉस्ट जो है वो 33। चौथा यूनिट प्रोड्यूस हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट 12, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 28 और टोटल कॉस्ट जो है वो आ गई 40। और फिफ्थ यूनिट जब प्रोड्यूस हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट तो 12 रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40 हो गई और टोटल कॉस्ट जो है वो 52 हो गई। और इसी तरह से 6 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे भी टोटल फिक्स कॉस्ट वही रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 हुई और टोटल कॉस्ट 72 हुई। और इसी तरह से जब 7th यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो टोटल फिक्स कॉस्ट वही रही और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई 91 एंड द टोटल कॉस्ट जो है वो 103 हो गई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 0 से लेकर 7th यूनिट तक भी आउटपुट के सेम रही, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इजाफा होता रहा, तो इसी वजह से टोटल कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होता रहा क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का सम है। अब आपके सामने यहाँ इसी का ग्राफ भी दिखाया जा रहा है। एक तरफ तो इसमें कॉस्ट है जो वर्टिकल एक्सिस पे है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट की जो कर्व है, जो लाइन है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल जो है जाहिर बात है। और एक बात और भी नोट करने की है कि टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है 0 तो हो ही नहीं सकती। टोटल फिक्स कॉस्ट रेंट है, रेंट तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, इसी वजह से। तो इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो बिल्कुल ही जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा ऊपर से। और इसी वजह से जो टोटल कॉस्ट है, अब टोटल कॉस्ट के अंदर जाहिर बात है टोटल फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, टोटल वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो भी वहाँ से स्टार्ट हो रही है टोटल कॉस्ट भी जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। और जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्ट हो रही है 0 से, क्योंकि जाहिर बात है वो इस वजह से 0 से स्टार्ट हो रही है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल जो है जाहिर बात है अगर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होगी तो रॉ मटेरियल तो लगेगा ही नहीं, 0 रुपीज़ का रॉ मटेरियल, 0 प्रोडक्शन। तो अब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और हमेशा टोटल कॉस्ट से नीचे रहेगी, क्योंकि जाहिर बात है टोटल कॉस्ट में सारी कॉस्ट आती हैं, तो हमेशा टोटल कॉस्ट ऊपर रहेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। और टोटल फिक्स कॉस्ट से भी कम होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू में, लेकिन वक्त के साथ साथ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को भी क्रॉस कर लेगी। जाहिर बात है जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कहीं पे भी तो रेंट से ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट आ रही होती है उसकी रॉ मटेरियल वगैरह की आ जाती है, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो इसीलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आगे निकल जाएगी और टोटल कॉस्ट तो जाहिर बात है ऊपर ही जाती जाएगी। अब है रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो है कर्व हैं, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, इसके लिए हो सकता है अलग से वीडियोस के अंदर आपको कर्व भी दिखाए जाएं। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक इनिशियली क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है जो वो जो है ज़्यादा रैपिडली फॉल करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो सम है दोनों का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी। सिंस बोथ आर फॉलिंग, तो जो दोनों फॉल कर रही हैं और जो इफ़ेक्ट है दो कर्व के फॉल का वो ज़्यादा होता है एक कर्व के फॉल के इफेक्ट से। एंड आफ्टर द टर्निंग पॉइंट इन ABC, जब टर्निंग पॉइंट आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, तो जो दोनों एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होंगी वो राइज होंगी, बढ़ेंगी।
बट अ गैप बिटवीन दी देम नैरोस, लेकिन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो कम होगा. सो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी. कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी राइज होती है, जो कॉस्ट होती है वो फॉल होती है, गिर जाती है. उसके बाद है द इक्विवेलेंट ऑफ constant increasing and decreasing return to scale in terms of cost are economies of scale, diseconomies of scale and constant scale. यानी कि जो इक्विवेलेंट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का इकोनॉमीज कॉस्ट के टर्म्स में, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कांस्टेंट कॉस्ट. दोबारा सुनिए, जो इक्विवेलेंट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के टर्म्स के अंदर, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दी कांस्टेंट कॉस्ट. सो इन केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है बट विथ फॉलिंग स्लोप, फॉलिंग स्लोप के साथ. नोट दैट द स्लोप कैन नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव. स्लोप जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा या नेगेटिव. इन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है, जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो विद एन इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप के साथ. एंड इन कांस्टेंट कॉस्ट द LRTC इज अ पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन. और कांस्टेंट कॉस्ट के अंदर जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद है दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर अ टिपिकल फर्म इज यू शेप. जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है टिपिकल फर्म के लिए वो यू शेप की तरह है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि यू होता है, उसी तरीके से. अब वो किस तरीके से होता है इसको थोड़ा समझें. एज अ फर्म एक्सपेंड्स इट्स इनिशियली एक्सपेंसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब जब फर्म शुरू के अंदर एक्सपेंड करती है तो उसके अंदर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस तरीके से आता है कि ज़्यादा जो है वो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो होती है उसके अंदर इजाफा होता है. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की वजह से भी होता है और जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है. सो इन अदर वर्ड इट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग LRAC कर्व. तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी शुरू के अंदर, जो उसका कर्व आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा. इसी वजह से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी. उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीज फर्दर हाउएवर द फर्म अचीव कांस्टेंट कॉस्ट. उसके बाद क्या होगा, फर्म जो है वो अचीव करेगी कांस्टेंट कॉस्ट. तो जो कॉस्ट नीचे जाती जा रही थी एक तरह से, अब वो कांस्टेंट कॉस्ट आएगा तो कर्व जो होगा LRAC का वो फ्लैट बन जाएगा. जैसे यू होता है, अब यू के अंदर जो है वो पहले नीचे जाती है लाइन और फिर जो है वो एक फ्लैट लाइन बनती है. और फिर उसके बाद क्या होगा, if the firm further increases its scale of operation diseconomies of scale set in. और फिर उसके बाद फर्म अपने ऑपरेशन को और अगर और ज़्यादा बढ़ाए, पहले कॉस्ट कम हुई फिर कांस्टेंट कॉस्ट आई, फिर और ज़्यादा ऑपरेशन को अगर फर्म बढ़ा लेगी तो अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा. यानी कि अब जो है वो एक तरह से नुकसान होना शुरू हो जाएगा फर्म को और उसकी जो कॉस्ट वगैरह होगी उसके अंदर इजाफा होगा. तो जो कर्व है वो उठना शुरू हो जाएगा. पहले गिरा फिर वो फ्लैट हो गया और फिर उठना शुरू हो जाएगा. तो बिल्कुल उसका शेप ऐसा बन जाएगा जैसे कि यू होता है. सो फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड व्हाइल ड्राइविंग LRAC कर्व. अब कुछ अजम्पशंस हैं जो लिए जाते हैं जब LRAC कर्व जो है वो ड्राइव किया जाता है. प्राइस ऑफ फैक्टर्स आर कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, फर्म चूज दैट कॉम्बिनेशन एट विच द MPP ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच इनपुट इज इक्वल. तो फर्म जो है वो चूज़ करती है फैक्टर्स का वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लास्ट डॉलर स्पेंड, आखिरी जो डॉलर स्पेंड हुआ है उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ईच इनपुट यानी कि हर एक इनपुट के ऊपर इक्वल है. सो इन केस अ फर्म इज इंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर फर्म जो है वो इंजॉय कर रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो ईच इंक्रीमेंटल यूनिट, तो हर एक इजाफी यूनिट जो होगा विल कॉस्ट लेस देन द प्रीसीडिंग वन. तो हर एक इजाफी यूनिट जो है वो कॉस्ट आएगी उसकी कम. उसके बाद है रिलेशन बिटवीन दी SRAC एंड LRAC कर्व, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के दरमियान रिलेशन। सो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है एक फर्म का, वो एक्चुअली ड्राइव होता है उसी के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। और जो एग्जैक्ट शेप होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, वो जो एक वेव है जो कि कनेक्ट करता है लीस्ट कॉस्ट पार्ट्स को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, यानी कि लीस्ट कॉस्ट पार्ट से मुराद वो पार्ट्स जहाँ पे कम कॉस्ट आती है। तो ये कनेक्ट कर रहा होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट कर्व के उन पार्ट्स को जहाँ पे कम कॉस्ट आ रही होती है। In practice, however, LRAC is shown as a smooth U-shaped drawn tangent to the SRAC. So अगर in practice में क्या होता है कि जो long run average cost curve होता है उसको शो किया जाता है एक smooth U-shaped curve, एक smooth U-shaped curve की तरह जो कि टेंजेंट करता है SRAC को, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। यानी कि जो इसका कर्व होगा LRAC का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो एक स्मूथ यू शेप्ड कर्व है और उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि वो टेंजेंट करेगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, और इसी को एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस लेसन की स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।